हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसा रहा भाई, क्या किया है इन दिनों में? पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई की है भाई इन दिनों में? रिवीजन किया, बढ़िया भाई। करंट अफेयर देख रहे हो भाई? करंट अफेयर जो है, भाई अफेयर जो है वो अभी से शुरू कर दीजिए। एक साथ बाद में बहुत सारे अफेयर जो है वो आपके लिए हैंडल करना भारी पड़ जाएगा। इसलिए अफेयर जो है वो अभी से शुरू रखिएगा, ताकि करंट अफेयर आपको तकलीफ नहीं दे। शुरू करें भाई? साथ लेके चलिएगा ना, ये गलती मत कीजिएगा कि नहीं बाद में जो है वो ये करेंगे, क्योंकि बाद में बाकी आप सारा कुछ कर सकते हो, लेकिन करंट अफेयर फिर एकदम ज़्यादा होगा तो फिर वो होगा नहीं, क्योंकि उसको बार बार देखना पड़ेगा। तब जाके आपसे वो सारी चीज़ें याद होगी। शुरू करें भाई। ट्रांसफर प्राइसिंग छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, और वैसे ये जो है वो आ गया था काफ़ी। हम जब प्रोसेस पढ़ रहे थे वहाँ भी बात की थी, जब हम डिपार्टमेंट पढ़ रहे थे वहाँ भी बात की थी। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है? नॉर्मली जब हम काम डिपार्टमेंट वाइज करते हैं तो हम चाहते हैं कि भाई डिपार्टमेंट जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो मेजर अच्छे से कर पाए, ताकि हमें पता चले कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो अच्छे से काम कर रहा है और कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि ट्रांसफर प्राइस क्या रखी जाए। ज़्यादा भी नहीं रख सकते, ज़्यादा रखते हैं तो फिर क्या होता है, जो रिसीविंग डिपार्टमेंट है उसके लिए कॉस्ट बनेगी। अगर जैसे ये दो डिपार्टमेंट है, ए और बी, ए जिस प्राइस पे इसको बी को ट्रांसफर करेगा, अगर वो प्राइस आपने बहुत ज़्यादा रख दी, अगर ये प्राइस जो वो आपने क्या कर दी, ट्रांसफर प्राइस ज़्यादा रख दी, तो इसका प्रॉफिट तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन साथ ही साथ इसकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, इस वजह से इसके क्या हो जाएगा, बेचारे के प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। अगर आपने ट्रांसफर प्राइस कम रख दी तो इसके बेचारे के क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन इसको फायदा हो जाएगा, इसके कॉस्ट कम लगेगी, इस वजह से इसका प्रॉफिट जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ आ रही बात? तो ये दोनों हमेशा, ये वाला जो है सप्लाइंग डिपार्टमेंट, ये हमेशा चाहेगा कि ट्रांसफर प्राइस क्या हो, ज़्यादा हो, और ये क्या चाहेगा, हमेशा कम हो।
इस वजह से अपने को ये भी ध्यान रखना होता है कि आपस में ये इस तरीके से नहीं हो कि लड़के जो है वो अपना अपना इंडिविजुअल फायदा जो वो देखना शुरू कर दें, और जिससे ओवरऑल जो है फर्म को नुकसान हो, वैसा नहीं हो। जिसे अपन क्या कहते हैं, गोल कांग्रेस, मतलब कि ओवरऑल जो फर्म का गोल है उसके खिलाफ नहीं चली जाए। क्लियर है? बहुत सिंपल सा टॉपिक है। मेथड क्या हो सकते हैं? सेल प्राइस बेस्ड, कि जो सेल प्राइस है उसके हिसाब से अपन क्या कर दें, ट्रांसफर प्राइस जो वो डिसाइड कर दें। जो मार्केट के अंदर चल रहा है, जो प्राइस चल रही है उसके हिसाब से हम क्या कर दें, उसी को अपनी ट्रांसफर प्राइस जो है वो मान लें। अभी आपको देखने में भी समझ आ रहा है कि सेल प्राइस अगर रखेंगे तो सबसे पहली बात तो सेल प्राइस होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट जो वो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जब ट्रांसफर किए जाते हैं तो वो वर्क इन प्रोग्रेस कैटेगरी में होते हैं, जिनका मार्केट जो वो अवेलेबल नहीं होता है। और क्योंकि मार्केट अवेलेबल नहीं होता है तो उस केस के अंदर जो वो क्या, मार्केट प्राइस जो वो अवेलेबल नहीं होती है। वैसे देखें तो सबसे बेस्ट मेथड जो अगर कभी पूछा जाए कि भाई अपने पास ऑप्शन हो तो कौन सा रखेंगे, सेल प्राइस रखेंगे। क्यों? क्योंकि एक अनबायस्ड जो है वो ट्रांसफर प्राइस है। इसके अंदर जो है वो सेलिंग डिपार्टमेंट है उसको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट भी मिल जाएगा, और जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है वो भी जस्टिफाइबल जो कॉस्ट देगा, ज़्यादा नहीं देगा, क्योंकि मार्केट के अंदर इतने में मिल रहा है। समझ आ रही बात? तो सप्लाइंग डिपार्टमेंट में प्रॉफिट भी होगा, और उसकी जो कॉस्ट है वो भी रीजनेबल कॉस्ट होगी। हालांकि उसके लिए कॉस्ट जो वो बाकी सारे मेथड में सबसे ज़्यादा कॉस्ट जो वो यहीं लग रही है, लेकिन फिर भी वो जस्टिफाइबल है, क्योंकि मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट इतने में बिक रहा है या इतने में ही खरीदा जा सकता है, तो फिर प्रोसेस को उतने में ही ट्रांसफर करना चाहिए। लेकिन ये पॉसिबल तभी होगा जब जो है सेल प्राइस जो वो अपने पास अवेलेबल हो। दूसरा, इसमें क्या किया जा सकता, मैनुपुलेट जो वो नहीं किया जा सकता। मतलब कि सेल प्राइस जो वो आप चेंज नहीं कर सकते, जो मार्केट के अंदर चल रही है उसको आप सेल प्राइस को चेंज नहीं कर सकते। कॉस्ट के अंदर आप डाटा जो है उनको मैनुपुलेट करके कॉस्ट जो वो ज़्यादा दिखा सकते हो, कम दिखा सकते हो, लेकिन सेल प्राइस जो मार्केट के अंदर चल रही है उसको मैनुपुलेट करना आसान नहीं होता है। तो ये एक तरीके से अनबायस्ड और अनमैनुपुलेटेड जो है ट्रांसफर प्राइस जो वो रहती है। दूसरा जो है वो अपन क्या करें, कॉस्ट बेस्ड जो है वो मेथड रखें, जिसके अंदर क्या होगा, कॉस्ट के हिसाब से हम क्या करेंगे, ट्रांसफर प्राइस जो वो रखेंगे। मार्जिनल कॉस्ट मेथड, जो सप्लाइंग डिपार्टमेंट है वो जो उसकी वेरिएबल कॉस्ट लग रही है, मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या है, फॉर एक्स्ट्रा 1 यूनिट, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए उसे जितना खर्चा लग रहा है उतना वो क्या कर दे, रिसीविंग डिपार्टमेंट से चार्ज करते हैं। अब अगर मार्जिनल कॉस्ट पे ट्रांसफर करेंगे तो रिसीविंग डिपार्टमेंट को तो प्रोडक्ट जो है वो बहुत सस्ता मिल जाएगा, लेकिन सप्लाइंग डिपार्टमेंट बेचारा जो है उसको प्रॉफिट जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। उसके अलावा वो फिक्स कॉस्ट भी जो है वो क्या कर, फिक्स कॉस्ट भी जो है वो चार्ज नहीं कर पा रहा है। तो जो सप्लाइंग डिपार्टमेंट है उसके लिए ये एक, वो इसको प्रेफर नहीं करेगा। अब आप खुद सोच के बताइएगा, मार्जिनल कॉस्ट मेथड जो है वो कब ज़्यादा सूटेबल होगा, जब सप्लाइंग डिपार्टमेंट जो है वो उसके पास आइडल कैपेसिटी है या फिर वो फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है तब। क्वेश्चन क्या है, समझ रहे हो? सप्लाइंग डिपार्टमेंट मार्जिनल कॉस्ट पे प्रोडक्ट को ट्रांसफर करने के लिए कब रेडी होगा, जब वो फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है तब, या फिर उसके पास आइडल कैपेसिटी है तब।
भाई सोच के जवाब दीजिए। सप्लाइंग डिपार्टमेंट जो है कब मार्जिनल कॉस्ट पे ट्रांसफर करने के लिए तैयार होगा? जब वो फुल कैपेसिटी पे काम करेगा तब। दो ऑप्शन है, फुल कैपेसिटी या फिर इसके पास आइडल कैपेसिटी पे है, काम कर रहा है तब। जब आइडल कैपेसिटी पे होगा, फुल कैपेसिटी पे होगा तो वो मार्जिनल कॉस्ट पे क्यों नहीं करना चाहेगा? क्योंकि वो उसके पास एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए टाइम है ही नहीं। अगर वो फुल कैपेसिटी पे मतलब कि उसके सारे के सारे प्रोडक्ट जो वो जा सकते हैं, और उस केस के अंदर अगर वो आगे वाले को मार्जिनल कॉस्ट पे ट्रांसफर करने की बात कहेगा तो वो कहेगा कि भाई मैं इसको कहीं और बेच रहा हूँ, और अगर मैं ये आपको मार्जिनल कॉस्ट पे ट्रांसफर करूंगा तो सिर्फ मुझे कॉस्ट ही नहीं लग रही, उसके अलावा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लग रही है। मैं इसे मार्केट में बेच के क्या कर पा रहा था, पैसा कमा पा रहा था, अब वो नहीं कमा पाऊंगा क्योंकि मैं फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा हूँ। समझ आ रही बात? मैं फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरे जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर जा रहे हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप मार्जिनल पे करने को, ट्रांसफर करने को कहोगे तो उस केस के अंदर मैं वहां नहीं दे पाऊंगा, तो वहां जो रेवेन्यू होने वाला है वो मेरे को रेवेन्यू नहीं होगा, तो वो रेवेन्यू भी जो मुझे क्या करना चाहिए, मिलना चाहिए। तो वो मार्जिनल कॉस्ट पे ट्रांसफर करने के लिए राजी नहीं होगा। अगर उसके पास आइडल कैपेसिटी है तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से जो वो कहेगा कि मेरे पास तो खाली पड़ी है मतलब जैसे 10,000 यूनिट बना सकता हूँ और मैं 5,000 ही बना रहा हूँ, तो मेरे 5,000 जो है वो आइडल कैपेसिटी पड़ी है, तो उस केस के अंदर मैं मार्जिनल कॉस्ट पे ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। उसके बाद में है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। इसके अंदर क्या होगा, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड हो जाएगी और उसके ऊपर ही जो क्या होगा, ट्रांसफर किया जाएगा। अच्छा मेथड है, ठीक है, इसमें भी कोई खास। भाई स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे डिसाइड किया जाता है? पुराने जो भी बजटेड वगैरह उसके हिसाब से क्या किया जाता है, डिसाइड की जाती है स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसमें क्या होगा, परफॉर्मेंस कंटिन्यूस मेजर होगी, वेरिएंस आपको बराबर पता चलते रहेंगे, बजट के अगेंस्ट में आपको किस कॉस्ट पे काम करना चाहिए वो आपको पता है। फिर आपके एक्चुअल जो है रिजल्ट आ जाएंगे, तो उस केस के अंदर आप वेरिएंस वगैरह जो है वो भी पता कर पाओगे। तो ये उस हिसाब से ठीक है। इसके बाद में है फुल कॉस्ट मेथड। इसके अंदर क्या किया जाएगा, पूरी जितनी भी कॉस्ट लग रही है, जो भी वेरिएबल और जो भी फिक्स है, वो सारी की सारी क्या की जाएगी, चार्ज की जाएगी। अभी तक जो भी पढ़े इनके अंदर मेन दिक्कत क्या है कि अभी एक में भी जो है वो प्रॉफिट जो वो सप्लाइंग डिपार्टमेंट जो उसके अंदर प्रॉफिट जो वो नहीं आएगा, और प्रॉफिट नहीं आएगा तो फिर सप्लाइंग डिपार्टमेंट बेचारे की परफॉर्मेंस जो वो कैसे इवेल्युएट होगी। तो यहाँ पर कहा जाता है कि एक और मेथड है कि कॉस्ट प्लस मार्कअप जो है वो मेथड रख दीजिए, कि जो भी कॉस्ट लग रही है उसमें कुछ स्पेसिफाइड परसेंटेज की, 10% ऑफ कॉस्ट, 20% ऑफ कॉस्ट, जो भी डिसाइडेड है उनके, वो क्या कर दीजिए, रख दीजिए, ताकि सप्लाइंग डिपार्टमेंट के अंदर भी क्या हो, बेचारे को प्रॉफिट जो वो शो हो। और उसके अलावा एक जो है वो है नेगोशिएशन मेथड। भाई इसको देखो, रटने की जरूरत नहीं है, आप इनको क्या कीजिएगा, समझिएगा, क्योंकि इनका क्वेश्चन जो आएगा वो लॉजिकल आएगा। आएगा फुल कैपेसिटी वाला, अभी जो ओपन मिनिमम सेल प्राइस और मैक्सिमम सेल प्राइस जब डिसाइड करेंगे अभी, तब जो है वो उसको वापस करेंगे पूरा। नेगोशिएशन मेथड के अंदर क्या होगा, जो सप्लाई करने वाला डिपार्टमेंट है और जो बाइंग डिपार्टमेंट है, उन दोनों के मैनेजर को बुलाएंगे, एक टेबल पे बैठाएंगे, वो आपस में जो नेगोशिएशन करेंगे। और सप्लाइंग डिपार्टमेंट कहेगा कि मेरे जो है वो इतने पैसे लग रहे हैं, इतने तो मुझे कम से कम चाहिए। परचेज वाला कहेगा कि अगर इतने में मैं खरीदूंगा तो मेरे कुछ बचेगा ही नहीं। वो आपस में नेगोशिएशन करेंगे, बातें करेंगे, और फिर उसके बाद में जो प्राइस डिसाइड होगी। क्लियर? इन चारों के बारे में एक बार कोई डाउट हो तो बता दीजिए, फिर उसके बाद में अपन जो है वो इन चारों के बारे में या फिर इन तीनों में से किसी के बारे में इनका मतलब समझ आ गया ना सबका? फिर इनको अपन थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। क्लियर है? यहाँ तक का क्लियर है? समझ आ रही बात? बिल्कुल सिंपल सही है। अब इसमें क्या होता है,
ट्रांसफर प्राइस के केस में अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, ट्रांसफर प्राइस के मामले में अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो फिर उसको किस तरीके से रिजोल्व किया जाए। अब सप्लाइंग डिपार्टमेंट कह रहा है कि सर ये ट्रांसफर प्राइस मेरे तो भाई नहीं परवड़ती, क्योंकि मेरे को तो इसमें कुछ बच ही नहीं रहा है, तो मैं ये ट्रांसफर प्राइस के साथ मैं तो काम करने के लिए तैयार हूँ नहीं, मेरे तो फिर अगर इस ट्रांसफर प्राइस पे ही करेंगे तो मेरे को तो कभी प्रॉफिट जो वो होगा ही नहीं, तो मेरे को तो ये नहीं जमता। अब परचेजिंग डिपार्टमेंट वाला कह रहा है कि सर ये जो प्राइस मांग रहा है, इस प्राइस पे अगर मैं खरीदूंगा तो मेरे जो कुछ नहीं बचेगा, और उसके अलावा ये जो प्राइस मांग रहा है इससे अच्छा तो मैं मार्केट से खरीद लूँ इसी प्राइस पे, जो इससे कम प्राइस पे मार्केट के अंदर भी जो प्रोडक्ट मिल रहा है। और ये आपस में लड़ के अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, देखो इन जनरल ट्रांसफर प्राइस के चेंज होने से क्या ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? ट्रांसफर प्राइस के चेंज होने से ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्वेश्चन समझ रहे हो कि ट्रांसफर प्राइस अगर चेंज कर दी जाए तो उसके चेंज करने से क्या हमारे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। समझ आ रही बात? क्योंकि कुछ भी रखो ये आपस में कर रहे हैं, अल्टीमेटली प्रॉफिट रियलाइज तो कब होगा, जब ऑर्गेनाइजेशन किसी बाहर वाले को बेचेगा। तो इनको कहा कि भाई ऐसा जो है तुम लड़ो मत। तो उनके लिए क्या किया जा सकता है, दो तरीके से जो ट्रांसफर प्राइस जो वो रखी जा सकती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक तो है फ्यूल रेट ट्रांसफर प्राइस, कि भाई दो रेट जो है वो रख दो। दो रेट कैसे? ये जो सप्लाइंग डिपार्टमेंट है, इसको कहा कि तुम जो है वो ट्रांसफर करो कितने पे, फुल कॉस्ट प्लस जो भी तुम्हारा मार्जिन है उसके हिसाब से जो क्या कर दीजिएगा, ट्रांसफर कर दीजिएगा। और रिसीविंग डिपार्टमेंट को कहा एट मार्जिनल कॉस्ट। समझिएगा, इसमें कई बार क्या किया जा सकता है, दो तरीके से किया जा सकता है। कई बार क्या किया जाता है, बीच में पूल बनाया जा सकता है। अब ये जो सप्लाइंग डिपार्टमेंट है इसको कहा कि तुम जब बेच रहे हो तो तुम रिकॉर्ड करो कितने पे, फुल कॉस्ट प्लस तुम्हें जो मार्जिन जो है वो रखना है, जितना तुम्हारा जस्टिफाइबल बनता है उतना जो है वो उसके हिसाब से तुम क्या कर दो, रिकॉर्ड कर दो। और रिसीविंग डिपार्टमेंट को कहा कि जब तुम्हारे पास ये प्रोडक्ट आए तो तुम अपने पास जो कॉस्ट है उसे मार्जिनल कॉस्ट के हिसाब से लिखिएगा। अब इसके अंदर थोड़ा जो है वो कंफ्यूजन हो सकता है, इस वजह से ये क्या करते हैं कि इस तरीके से कॉस्ट पूल जो वो बना देते हैं। कॉस्ट पूल कैसे? इसको कहते हैं कि भाई तुम जो वो इसे ट्रांसफर करो, कितने पे कर दो, फुल कॉस्ट प्लस मार्जिन, ताकि तुम्हारी बुक के अंदर क्या दिखे या फिर तुम्हारे डिपार्टमेंट का जब परफॉर्मेंस देखेंगे तो उसमें क्या होगा, प्रॉफिट दिखेगा। और ये जो ये क्या करेगा, इसको आगे वाले को जो है वो क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा एट मार्जिनल कॉस्ट। एट मार्जिनल कॉस्ट, इस तरीके से जो क्या किया जा सकता है उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट जो वो हटाया जा सकता है। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। देखो दोनों के नाम में आप जो वो कंफ्यूज हो सकते हो, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऊपर वाले में कोई डाउट है तो बताइए।
देखो ड्यूल रेट के अंदर तो क्या है, रेट जो है वो दो है, सप्लाइंग डिपार्टमेंट के लिए अलग है और रिसीविंग डिपार्टमेंट के लिए अलग है। तो ये तो क्या है ड्यूल रेट। और टू पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर क्या है, रेट एक ही है लेकिन उसमें दो पार्ट है। अब दो पार्ट कैसे, उन्होंने कहा कि एक काम करो, ऐसा कर दो, मार्जिनल कॉस्ट पे ट्रांसफर करो और उसके अलावा कुछ लमसम फी जो है वो रख दोगे, पर यूनिट जो 1 रुपया आप एक्स्ट्रा चार्ज करोगे या 2 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करोगे, जो भी जिस तरीके से भी है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, टू पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग रख सकते हो। एग्जाम में कंफ्यूज हो गए इसलिए एक बार वापस देख लीजिएगा। ड्यूल रेट के अंदर क्या है, रेट ही दो है। समझ आ रही बात, सप्लाइंग डिपार्टमेंट के लिए रेट अलग है, रिसीविंग डिपार्टमेंट के लिए रेट अलग है। और टू पार्ट के अंदर क्या है, रेट एक ही है लेकिन वो दो पार्ट के अंदर है, एक तो मार्जिनल कॉस्ट है और एक उसके अलावा जो लमसम फीस है। क्लियर है यहाँ तक का, यहाँ तक की बातें समझ आ रही है भाई। अब इसके बाद में जो है एक पॉइंट आता है ट्रांसफर प्राइसिंग विथ डिफरेंट कैपेसिटी। इसका क्वेश्चन जो है वो लॉजिकल आप सोचोगे ना तो ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन जो है वो खुद से ही सही कर दोगे, क्योंकि ये जो है पूरा लॉजिकल ही है कि कितने पे होना चाहिए। अब देखो दो चीजें हो सकती है, पहला जो है कि सप्लाइंग डिपार्टमेंट जो है वो ये वाला कैसे है कि भाई टोटल यूनिट्स कैन बी रिड्यूस्ड जो है वो मान लीजिए 10,000 यूनिट्स है, और यूनिट्स एक्चुअली प्रोड्यूसिंग जो है वो है 6,000 यूनिट्स, और इसकी आइडियल कैपेसिटी जो है वो है 4,000 यूनिट्स। ठीक है, टू वे में टू पार्ट के अंदर बात कर रहे हो, टू पार्ट के अंदर ट्रांसफर प्राइस एक ही होगी। जैसे कि उन्होंने कह दिया कि तुम्हारी जो भी मार्जिनल कॉस्ट लगे उसमें 1 रुपया जोड़ के तुम ट्रांसफर कर देना। अब जैसे कोई यूनिट को बनाने में 4 रुपये लगेंगे तो वो 4 रुपये प्लस 1 रुपया कितने पे, 5 रुपये पे ट्रांसफर होगा। अब सप्लाइंग डिपार्टमेंट 5 पे ट्रांसफर करेगा, रिसीविंग जो है वो 5 पे रिसीव करेगा। समझ आ रही बात, ट्रांसफर प्राइस ये एक ही है लेकिन ये दो पार्ट के अंदर है, जिसमें से ये वाला पार्ट जो वो मार्जिनल कॉस्ट का है और ये वाला पार्ट एक लमसम फीस का है। क्लियर है। यहाँ पर जैसे ये जो है ये कह रहा है कि इसको कहा कि तुम्हारी जो फुल कॉस्ट लगे जैसे 5 रुपये, और उसमें क्या करो एक मार्जिन जो वो और जोड़ दो, मान लीजिए कि 2 रुपये मार्जिन के जोड़ दो, तो ये साथ में ट्रांसफर करेगा। और ये जो है कितने पे रिसीव करेगा, सिर्फ 5 रुपये पे रिसीव करेगा। भाई खुद से सोच के बताइएगा ना, ये अभी इनके आंसर जो खुद से दीजिएगा। सप्लाइंग डिपार्टमेंट जो है वो 10,000 यूनिट्स बना सकता है, लेकिन वो एक्चुअली अभी कितनी प्रोड्यूस कर रहा है, 6,000 यूनिट जो वो प्रोड्यूस कर रहा है। उसके पास 4,000 की क्या है, आइडियल कैपेसिटी है। समझ आ रही बात। तो अब जो सप्लाई करने वाला है उसको पूछा जाएगा कि भाई तुम कितने में, कम से कम कितने में ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, ये किसको पूछा जा रहा है, ये किसको पूछा जा रहा है। समझ आ रही बात भाई, जैसे अपन दुकान के पास जाएंगे, दुकानदार के पास जाएंगे, दुकानदार वाले को क्या कहेंगे, भाई कम से कम कितने में दे सकता है। क्लियर है।
और दुकानदार अगर वो ग्राहक को पूछेगा तो वो क्या पूछेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकते हो। तो दूसरा जो है वो क्या है, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस। ये जो है ये किससे पूछा जा रहा है, ये किससे पूछा जा रहा है, सप्लाइंग डिपार्टमेंट से। कि सप्लाइंग डिपार्टमेंट बता तू जो है वो कम से कम कितने में ट्रांसफर कर ले तो जो है राजी हो जाएगा उतने में, कि भाई इतने में तो कम से कम होना ही चाहिए, इससे कम में तो मैं ट्रांसफर ना आज करूं ना कल करूं। और इसको क्या कहा जा रहा है, ये जो है वो कौन सा है, बाइंग डिपार्टमेंट। इसको कहा कि तुम जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितना जो ट्रांसफर प्राइस जो है वो पे कर सकते हो। क्लियर है, ये चीज़ें समझ आई। मिनिमम ट्रांसफर प्राइस जो कौन देख रहा है, सप्लाइंग डिपार्टमेंट। वो कह रहा है कि भाई कम से कम मेरे को इतना पैसा तो मिलना ही चाहिए, इससे कम में तो मैं ट्रांसफर प्राइस ट्रांसफर ना आज करूँ ना कल करूँ। ठीक है। और मैक्सिमम वाला जो है वो किससे पूछा जा रहा है, बाइंग डिपार्टमेंट से। बाइंग डिपार्टमेंट को कहा जा रहा है कि भाई तुम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ट्रांसफर प्राइस जो वो पे कर सकते हो। अब समझिएगा, यहाँ पर मान लीजिए वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट जो है वो है 6 रुपये, फिक्स कॉस्ट चार्ज करते हैं वो 2 रुपये, और प्रॉफिट जो मिलता है उसको मान लीजिए 2 रुपये का। ठीक है। आप खुद सोच के बताइए कि अगर आप जैसे सप्लाइंग डिपार्टमेंट के जो है हेड है तो आप क्या कहेंगे, कम से कम मुझे कितना पैसा मिलना चाहिए, 6, 8 या 10? आप सप्लाइंग डिपार्टमेंट के हेड है अगर, और आपसे पूछा जाए कि भाई कम से कम कितना पैसा लेगा, 8। बाकी का आंसर बताओ भाई। 6, 6, 6 रुपए के हिसाब से। समझ आ रही बात। रीजन क्या है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो क्या है, ये तो आप एब्जॉर्प्शन कर रहे हो। समझ आ रही बात, ये तो लगेगी ही लगेगी। अगर आप इसको आगे वाले को ट्रांसफर नहीं करोगे तो भी लगेगी ये, और अगर आगे वाले को ट्रांसफर करोगे तो भी लगेगी ये। तो ये रिलेवेंट कॉस्ट नहीं है। समझ आ रही बात, ये रिलेवेंट कॉस्ट नहीं है। और ऊपर से क्या है, आपके पास 4000 यूनिट की एक्स्ट्रा कैपेसिटी पड़ी है, फ्री पड़ी है। तो आप कहोगे कि भाई मेरे को कम से कम 6 रुपये मिलने चाहिए, क्योंकि एक यूनिट अगर मैं बनाऊंगा एक्स्ट्रा तो उसके 6 रुपये लगेंगे। अगर आपने कहा फिक्स कॉस्ट का भी चार्ज करूंगा, तो फिक्स कॉस्ट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। इसको ट्रांसफर करोगे या नहीं करोगे तो भी कोई चेंज आएगा नहीं। तो ये कहेगा कि भाई देखो 6 रुपये मेरे लगेंगे आपके लिए एक यूनिट बनाने में, तो मेरे को कम से कम 6 रुपये तो चाहिए ही चाहिए। क्लियर है। क्लियर है भाई। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात। अब मान लीजिए ये जो है ये परचेजिंग डिपार्टमेंट है, इसको पूछा कि भाई तुम जो है वो ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकते हो, इस वाले को ज्यादा से ज्यादा कितना जो है वो दे सकते हो। अब इससे पूछा गया कि भाई ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकते हो, तो इसने कहा देखो सर यहाँ हो, मैं आपको थोड़ी मेरी गणित बता रहा हूँ, मेरे डिपार्टमेंट में चल क्या रहा है कि ये जो भी यूनिट देगा ना उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 रुपये जो वो मुझे और एक्स्ट्रा कॉस्ट जो वो इनकर करनी पड़ेगी। ठीक है। और उसके बाद में मैं इसे क्या कर पाऊंगा, 20 रुपये में बेच पाऊंगा। ठीक है। इसने क्या कहा, ये जो भी देगा उसमें 10 रुपये मुझे और एक्स्ट्रा मेरे को लगाने पड़ेंगे। ठीक है। और उसके बाद में मैं क्या करूंगा, 20 रुपये में उसे क्या कर पाऊंगा, मार्केट के अंदर बेच पाऊंगा। और दूसरी बात सर, इस पर आप तो अभी सिर्फ इस सप्लाइंग डिपार्टमेंट के पास गए हो, मार्केट में आप शायद गए होंगे या नहीं होंगे। मार्केट के अंदर जो है ये प्रोडक्ट, मतलब कि ये जो ट्रांसफर कर रहा है इसकी मार्केट रेट जो मान लीजिए 8 रुपये है,
ऑप्शन ले लेते हैं तीनों। पहले एक बार जो वो 8 रुपये ले लेते हैं। अब आप परचेजिंग डिपार्टमेंट के हैं तो आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा कितना दे पाएंगे? आप जो है ज्यादा से ज्यादा उसे कितना दे पाएंगे? 8 रुपये, 10 रुपये? 8 और 10 में कंफ्यूजन है। अब देखो ये अपना है परचेजिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है, कि भाई 10 रुपये में लगाऊंगा और 20 रुपये में बेचूंगा, तो अल्टीमेटली मेरे लिए नेट जो रेवेन्यू बचेगा वो कितना बचेगा? 10 रुपये। इस 10 रुपये से ज्यादा तो मैं उसको दूंगा नहीं। अगर 10 रुपये से मैंने ज्यादा दे दिया तो मेरा तो नुकसान है, तो मैं इससे अच्छा ये जो है डिपार्टमेंट इसको बंद करके ताला देके घर पे आराम से सोऊंगा, क्योंकि लॉस पे काम तो मैं क्यों ही करूं। ठीक है, मैं 10 रुपये से देने के लिए तैयार हूं ज्यादा से ज्यादा। समझ आ रही बात? लेकिन मार्केट के अंदर रेट जो है इस प्रोडक्ट की 8 रुपये ही है, मार्केट के अंदर ये 8 रुपये में ही मिल रहा है। तो वैसे मैं 10 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मार्केट के अंदर 8 में मिल रहा है, तो 8 से अगर ज्यादा कहा ना इसने, अगर 8 से 1 रुपया भी ज्यादा मांगा ना, तो उस केस के अंदर मैं जाके मार्केट से खरीद लूंगा। इससे क्यों खरीदूं फिर? समझ आ रही बात? मैं फिर इससे क्यों खरीदूं, मैं मार्केट से खरीद लूंगा। तो कह रहा है कि मैं वैसे 10 देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मार्केट के अंदर जो ये 8 रुपये मिल रहा है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा कितना दे पाऊंगा? 8 रुपये जो है वो दे पाऊंगा। क्या ये बात समझ आई? तो ये क्या करेगा, इन दोनों में से जो है वो लोअर लेगा। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई कि भाई देखो, मैं 10 रुपये इसमें कमाऊंगा, टोटल 10 में से जो है वो 10 रुपये तक इसको दे सकता हूँ, लेकिन मार्केट में 8 रुपये मिल रहा है, तो 8 रुपये से ज्यादा मैं इसको नहीं दूंगा। यहीं पर अगर मार्केट प्राइस इसकी 12 रुपये होती ना, अगर मार्केट प्राइस इसकी 12 रुपये होती, तो वो कहता है कि भाई देख, नेट मेरा बचेगा 10 रुपये, मार्केट के अंदर मिल रहा है 12 रुपये, लेकिन 10 से ज्यादा तो मैं इसको दूंगा नहीं। नहीं दूंगा, कारण क्या है? क्योंकि उसके इसके अंदर फिर मेरे को नुकसान होगा ओवरऑल। जैसे मैंने इसको 11 रुपये दे दिए, तो 11 रुपये और 10 रुपये मेरी टोटल कॉस्ट आएगी 21 रुपये में, बेचूंगा 20 रुपये में, तो इससे अच्छा तो मैं ना ही बेचूं। समझ आ रही बात? इससे तो अच्छा मैं ये जो मेरा प्रोसेस जो है या मेरा ऑपरेशन जो है वो काम करना बंद करके आराम से घर बैठूं। समझ आ रही बात? तो 12 वाले केस के अंदर कितनी हो जाएगी ट्रांसफर प्राइस मैक्स जो है वो मैक्सिमम? 10 रुपये, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन आई कि सप्लाइंग डिपार्टमेंट जो है वो वर्किंग एट फुल कैपेसिटी। भाई अगर आपके जितने प्रोडक्ट बन रहे हैं वो सारे के सारे बन रहे हैं, बिक रहे हैं, और आप पूरी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हो, मतलब कि आपके पास अवेलेबल कैपेसिटी जो है वो है 10,000 यूनिट्स, और एक्चुअल जो आप काम कर रहे हो वो है 10,000 यूनिट्स। 10,000 यूनिट बना सकते हो, और 10,000 यूनिट जो है वो 10,000 यूनिट बना सकते हो, और 10,000 यूनिट ही बना रहे हो। ठीक बात? पहली बात तो अब आपके भाव बढ़ जाएंगे क्या? समझ आ रही बात? भाई 10,000 यूनिट है और 10,000 पूरी की पूरी बना रहे हो, तो लॉजिकल है कि भाई अगर आप फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हो, तो उस केस के अंदर आपके नाटक और नखरे बढ़ेंगे क्या? बिल्कुल बढ़ेंगे। समझ आ रही बात? क्योंकि आपके लिए जो वो मार्केट के अंदर पूरा का पूरा प्रोडक्ट जा रहा है। अब जब परचेजिंग डिपार्टमेंट वाला आएगा और वो कहेगा कि वेरिएबल कॉस्ट पे ट्रांसफर कर दो, तो उसको क्या करोगे? क्या वेरिएबल कॉस्ट पे ट्रांसफर करोगे क्या?
अगर वो वेरिएबल कॉस्ट पे लेने के लिए अब आएगा ना, तो उसको कहोगे कि गेट जो है वो वहां से है, वहां से आपको निकलना है। समझ आ रही बात? अब आपके भाव बढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि अब जो है आपका काम जो है वो पूरा जो फुल कैपेसिटी पे चल रहा है। तो अभी सिचुएशन जैसे ये है कि मार्जिनल कॉस्ट आपकी लग रही है पर यूनिट जो है वो है 6 रुपये, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो है 4 रुपये। कि 6 रुपये जो एक यूनिट को बनाने में आपके लगते हैं, और कंट्रीब्यूशन जो आपका 4 रुपये जो वो मिलता है। मतलब कि आप रियल प्राइस आपकी जो है वो 10 रुपये। अब आप कितना चार्ज करोगे इससे? 6 रुपये या 10 रुपये? अब आप कितने पे ट्रांसफर करने के लिए राजी हो जाओगे? कि कम से कम इतना पैसा तो चाहिए ही चाहिए अपने को। वो कितना पैसा है? 10 रुपये। ठीक है, वो फिक्स कॉस्ट जो है उसको अपन लेते हैं अभी एक बार। भाई इसका मतलब समझिएगा, इसका सेंस समझिएगा। ये इसको लिखा ऐसे जाता है, लेकिन यूं समझिएगा कि मार्केट के अंदर अगर आपका प्रोडक्ट 10 रुपये में बिक रहा है ना, तो आप कहोगे भाई 10 रुपये में मेरा मार्केट के अंदर प्रोडक्ट बिक रहा है, तो मैं 10 रुपये तो कम से कम आपसे चार्ज करूंगा ही करूंगा। ठीक है। और ये 10 रुपये जो कैसे आएंगे? देखो, ये जो फिक्स कॉस्ट वाला है ना, फिक्स कॉस्ट को एक चीज ध्यान रखिएगा, फिक्स कॉस्ट को हमेशा ही क्या माना जाता है? इररिलेवेंट कॉस्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? इररिलेवेंट कॉस्ट माना जाता है, कि भाई वो जो है वो आपकी रिलेवेंट कॉस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इसको ट्रांसफर करेंगे, इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे, वो आपकी कॉस्ट उतनी लगनी है, मतलब कि उतनी ही लगेगी। समझ आ रही बात? समझ आ रही बात? वो कॉस्ट जैसे 20,000 रुपये आपका किराया है, तो वो 20,000 रुपये लगेगा ही लगेगा। क्लियर है? तो ये क्या कहेगा कि भाई मैं तुम्हारे लिए अगर एक यूनिट बनाऊंगा, मैं अगर तुम्हारे लिए एक यूनिट बनाऊंगा, तो 6 रुपये तो आपके लगेंगे जो लगेंगे, और मार्केट के अंदर मैं इसको 10 रुपये में बेच सकता हूँ। ठीक है, तो 6 रुपये में बनाता हूँ, 10 रुपये में बेचता हूँ, तो मेरे को 4 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन जो मिलता है। अब इस कॉन्ट्रीब्यूशन में एक तरीके से फिक्स कॉस्ट का पार्ट जो क्या होता है वो शामिल ही होता है। समझ आ रही बात? फिर भाई अपन जो है वो मार्जिनल के अंदर कैसे करते हैं, किस तरीके से कहते हैं? S-V C माइनस फिक्स कॉस्ट, और ये आपका क्या आ जाता है? प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन अपने आप में किसका पार्ट होता है? ये इन दोनों का जो मिक्सर ही होता है। तो इसको पूछा जाए कि कितना रुपया लोगे कम से कम, तो ये क्या कहेगा कि भाई मार्जिनल कॉस्ट एक यूनिट को बनाने में मेरे को 6 रुपये लगेंगे, और दूसरा मैं कहीं पे भी बाहर बेच रहा हूँ ना, तो मुझे 4 रुपये जो क्या मिल जाता है, कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाता है। अब वो मेरे को 4 रुपये जो और एक्स्ट्रा चाहिए, तो टोटल 10 रुपये जो वो मांगेगा। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि भाई मैं पूरी कैपेसिटी पे काम कर रहा हूँ, मेरा जो है वो 10,000 यूनिट बनती है, पूरी 10,000 यूनिट जो बन रही है, बिक रही है, मेरा काम सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो मैं मार्केट में 10 रुपये में दे रहा हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो 10 रुपये में लो, नहीं तो मेरे पास तो 10 रुपये में बाहर ग्राहक जो है वो बैठे हैं, मैं उनको ही दूँ। समझ आ रही बात? तो वो कहेगा कम से कम 10 रुपये तो चाहिए ही चाहिए अपने को। क्या ये बात समझ आई? क्या यहाँ तक की बात समझ आई? अब जो है वो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस, कि भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा जो वो कितना दे पाएंगे। वो यही परचेजिंग डिपार्टमेंट वाला जो है वो आया आदमी, उसने कहा कि देखो ये जो भी आएगा अल्टीमेटली मैं इससे जो भी खरीदूंगा, उसके अंदर जो मैं क्या करूंगा, 10 रुपये जो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो वो लगाऊंगा। तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट मेरी जो वो लगेगी 10 रुपये, और उसके बाद में मैं इसे
सेल कर पाऊंगा जो है वो 10 रुपये, तो अल्टीमेटली मेरे पास टोटल रेवेन्यू देने के लिए जो है, इसको देने के लिए पैसे कितने बचते हैं? 10 रुपये। सॉरी, ये 20 कर दीजिएगा ना। तो मेरे पास टोटल देने के लिए पैसे कितने बनते हैं? 10 रुपये जो है वो बनते हैं, क्योंकि मेरे आगे जो काम करूंगा उसमें 10 रुपये लग जाएंगे और मैं 20 रुपये में बेच पाऊंगा, तो अल्टीमेटली 10 रुपये मेरे पास बचते हैं, जो जिसमें से मेरे को क्या करना है, इसको खरीदना है। ठीक बात, समझ आ रही बात? और बाहर मार्केट के अंदर मान लीजिए इसकी मार्केट प्राइस जो है वो है, मान लीजिए 12 रुपये। तो ये क्या कहेगा कि भाई वैसे मार्केट में 12 में मिल रहे हैं, तो मैं 12 तक खरीद सकता हूँ, क्यों? 12 से अगर ये सस्ता देगा तो मेरे लिए ये सस्ता पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली मेरे पास पैसे बचते ही कितने हैं? 10 रुपये बचते हैं। तो मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहूँगा तो कितना दे पाऊंगा? 10 रुपये जो वो दे पाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। क्लियर है? इस वाले केस में कितना दे पाएगा ये? इस वाले केस में कितना दे पाएगा? 10 रुपये। अब नेक्स्ट वाले में समझिएगा, अगर वही सेम है सिचुएशन, ये 10 रुपये इसकी कॉस्ट लग रही है और 20 रुपये में ये जो है वो बेच पा रहा है, और इसका नेट रेवेन्यू जो 10 रुपये बचता है, और मार्केट के अंदर यही प्रोडक्ट 8 रुपये में जो है वो मिल जाता है, तो उस केस के अंदर जो ये कितना दे पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा? ये 12 कौन लिख रहा है भाई? सेकंड वाले केस में कितना दे पाएगा वो? 8 रुपये। क्लियर है? समझ आ रही बात? और अगर एक और केस ले लेते हो, जैसे ये कहेगा कि मेरे को जो है वो 10 रुपये में आगे कॉस्ट लगेगी, और मैं इसे मान लीजिए 22 रुपये में जो है वो बेच पाऊंगा, और मार्केट के अंदर अगर ये 11 रुपये में मिल रहा है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना दे पाऊंगा? मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो कितना दे पाऊंगा? थर्ड वाले में बताइए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा कितना दे पाएंगे? 11 रुपये। समझ आ रही बात? ये कहेगा कि भाई मेरे पास नेट बचेगा कितना? 12 रुपये। अगर 12 रुपये से ज़्यादा इसने मांग लिए तो मैं खरीदूंगा ही नहीं, मैं मेरे 10 क्यों लिख रहे हो भाई? 10 रुपये वो कह रहा है कॉस्ट लगेगी, 22 रुपये में बेच सकता हूँ, तो मेरे पास देने के लिए 12 रुपये, 12 रुपये से ज़्यादा जो वो मैं नहीं दूंगा। ठीक है? और मार्केट के अंदर 11 रुपये में मिल रहा है, तो वैसे तो मेरा जो 12 रुपये तक देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मार्केट प्राइस देखने के बाद मेरी नीयति बदल जाएगी और मैं कहूँगा कि भाई 11 रुपये जो है वहाँ तक देता हो तो ठीक, नहीं तो मार्केट से खरीद लूँगा। समझ आ रही बात? तो कितना मैं देगा, कितना जो वो ज़्यादा दे सकता है? 11 रुपये दे सकता है। कौन से वाले केस में? सेकंड, फर्स्ट केस के अंदर या सेकंड के अंदर या थर्ड के अंदर? कौन से वाले केस की बात कर रहे हो? देखो, फर्स्ट केस के अंदर जो है वो 10 रुपये कॉस्ट लग रही है, 20 रुपये जो सेल प्राइस, वो कह रहा है मेरे पास 10 रुपये बचते हैं, मार्केट के अंदर 12 मिलते हैं, तो 12 रुपये तक मैं जो है वो 12 से कम देगा तो अल्टीमेटली मुझे ये जो सस्ता पड़ रहा है। ठीक है? लेकिन मैं 10 रुपये से ज़्यादा दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि 10 रुपये मेरे पास नेट मार्जिन जो 10 रुपये ही बचता है। ठीक है? सेकंड वाले केस में 10 रुपये और 20 रुपये, ये कहता है कि मेरे पास 10 रुपये बचते हैं, लेकिन क्योंकि मार्केट के अंदर 8 रुपये जो है इसकी रेट है, तो अगर 8 से ज़्यादा ये मांगेगा तो मैं मार्केट से खरीद लूंगा, तो ये कहेगा कि मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस कितनी हो सकती है? 8 रुपये। थर्ड वाले केस में वो कह रहा है कि 10 रुपये मेरी कॉस्ट लग रही, 22 रुपये में जो है मैं बेच पाऊंगा, तो अल्टीमेटली मेरे पास 12 रुपये बचेंगे। ठीक है? 12 रुपये जो मेरे बचेंगे, लेकिन मार्केट के अंदर जो कितने में मिल रहा है? 11 रुपये। तो अगर 11 रुपये से ये महंगा करेगा, अगर ज़्यादा करेगा, तो उसके इसके अंदर मैं मार्केट से खरीद लूंगा, अगर 11 सस्ता करेगा तो मैं इससे खरीदूंगा। लेकिन 12 और 11 में से भी ये क्या दे पाएगा? इन दोनों में से कम, तो अल्टीमेटली कितना दे पाएगा? 11 रुपये जो वो दे पाएगा।
समझ आ रही बात कि भाई 10 रुपये मेरी कॉस्ट लगेगी, 22 रुपये में बेचूंगा तो मेरे 12 रुपये जो बचेंगे, मैं 12 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसकी मार्केट रेट 11 रुपये है तो वो कहेगा कि मैं 12 रुपये दे सकता हूँ, लेकिन मार्केट रेट 11 देख के मेरी नीति जो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। मैं कहूँगा भाई 11 रुपये दे सकता हूँ, 11 से अगर ज़्यादा करेगा तो मैं मार्केट से खरीद लूँगा। ओके, क्लियर है भाई यहाँ तक की बातें? क्लियर है? कौन सा? हाँ, वो 10 रुपये में भले ही दे। देखो, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस जो हो, ये अपन इस रिसीविंग से पूछ रहे हैं, समझिएगा। ये ऐसा नहीं कि दोनों आमने सामने बैठ के नेगोशिएशन कर रहे हैं। पहले अपन सप्लाइंग डिपार्टमेंट के पास गए कि भाई तू बता कि तेरे को कम से कम कितना पैसा चाहिए। उसने कहा मेरे को इतना पैसा चाहिए। ठीक है, फिर इसके पास गए हैं रिसीविंग डिपार्टमेंट के पास, और इसको कहा कि भाई तू ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा दे सकता है। समझ आ रही बात? ये दोनों जो वो अलग अलग देखेंगे। ये मैक्सिमम जो है वो इससे पूछ रहे हैं कि भाई तू ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकता है। फिर इसके पास आए कि भाई तू कम से कम कितने में दे सकता है, तू कम से कम प्रोडक्ट कितने में बेचेगा। उसने कहा कि मेरे को इतना तो कम से कम चाहिए 10 रुपए में, और इसने कहा कि मैं ज्यादा से ज्यादा 11 रुपए दे सकता हूँ। ठीक है, अगर इन दोनों की बात बनेगी कब? जब वो जो है, जैसे इसने कहा कि मैं कम से कम जो वो 11 रुपए लूंगा ही लूंगा, वो कह रहा है कि मैं मैक्सिमम जो 10 रुपए ही दूंगा, तो क्या होंगे? ये दोनों के बीच डील होगी क्या? नहीं होगी। अगर इसने कहा कि मैं जो है वो कम से कम 10 रुपए तो लूंगा ही लूंगा, इसने कहा कि मैं 11 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा, तो यहाँ पर डील होगी क्या? पहले वाले केस में डील होगी क्या, या सेकंड वाले केस में डील होगी? पहले वाले केस में बताइए क्या डील बनेगी क्या इनकी? पहले वाले केस में इनकी डील बनेगी क्या? ये कह रहा है कि मेरे को कम से कम 11 रुपए चाहिए, वो कह रहा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए दूंगा। इसमें इनकी डील बनेगी क्या? इनकी डील बनेगी ही नहीं। यहाँ पर वो कह रहा है कि मेरे को कम से कम 10 रुपए चाहिए, और वो कह रहा है कि मैं 11 रुपए तक दे सकता हूँ, तो इस वाले केस में क्या होगी? डील बनेगी। समझ आ रही बात? मिनिमम और मैक्सिमम का जब देख रहे हैं तो वो दोनों अलग अलग से बात कर रहे हैं। अब समझ आई बात? समझ आ रही बात? जब मैक्सिमम देख रहे हैं, जब अपन मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस जब डिसाइड कर रहे हैं, तो वो उस रिसीविंग से पूछ रहे हैं कि भाई तू ज्यादा से ज्यादा कितना दे रहा है। और जब मिनिमम की बात कर रहे हैं तो जो सप्लाइंग डिपार्टमेंट है उसको पूछेंगे भाई तुम्हें कम से कम कितना पैसा चाहिए। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों करते हैं? टू डिटरमाइन डिपार्टमेंटल प्रॉफिटेबिलिटी, भाई डिपार्टमेंट प्रॉफिट कितना दे रहा है, और एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो अच्छे से काम करें। और फोर एक्सपांसन ऑफ कैपेसिटी, और कोई जो और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करे। जैसे डिपार्टमेंट ए जो वो अपनी जितनी यूनिट है वो बाहर मार्केट के अंदर बेच पा रहा है, उसमें उसको कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, और फिर भी उसके पास मान लीजिए आइडियल कैपेसिटी है, तो वो यूं ही पड़ी रह रही थी, तो यहाँ ट्रांसफर प्राइस के बाद में हो सकता है ट्रांसफर करने के बाद में सेकंड वाला उसके ऊपर और फर्दर प्रोसेस करके कुछ और रेवेन्यू जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर ले। ध्यान रखिएगा, चेंज इन ट्रांसफर प्राइस विल नॉट चेंज इन टोटल प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके अंदर की बात है। एक डिपार्टमेंट जो दूसरे डिपार्टमेंट से चार्ज कर रहा है प्रॉफिट, और दूसरा जो उसकी कॉस्ट लग रही, तो ये अल्टीमेटली आपस में जो खेल रहे हो। रेवेन्यू रियलाइज कब होगा? जब आप मार्केट के अंदर अपना प्रोडक्ट जो वो दे पाओगे। तो ट्रांसफर प्राइस आप चेंज कर लो और यहाँ पर जो है कुछ भी रखो, उससे कोई भी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉफिट में कोई भी फर्क नहीं आएगा। हाँ, इंडिविजुअल प्रॉफिट जो सेंटर जो है उनका चेंज हो सकता है। क्लियर है भाई? मार्केट बेस्ड, कॉस्ट बेस्ड और नेगोशिएशन बेस्ड। कॉस्ट बेस्ड के अंदर जो है वो मार्जिनल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, फुल कॉस्ट और कॉस्ट प्लस मार्कअप। मार्केट बेस्ड के अंदर क्या होगा? ट्रांसफर प्राइस जो है वो रिकॉर्ड होगी एक्सटर्नल मार्केट प्राइस जो है उसके हिसाब से, एडजस्टेड फॉर एनी कॉस्ट दैट कैन बी सेव्ड बाय द इंटरनल ट्रांसफर। जो भी देखो,
कितने पे होगा कि भाई जो भी एक्सटर्नल सेल प्राइस जैसे 10 रुपए है तो 10 रुपए में ट्रांसफर करेंगे, लेकिन बाहर जब ट्रांसफर करते हैं तो कुछ कॉस्ट लगती है और यहाँ पर जब ट्रांसफर करते हैं इंटरनल तो कुछ कॉस्ट नहीं लगती है। जैसे बाहर जब अपन ट्रांसफर करते हैं तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे लगते हैं, यहाँ पर नहीं लगेंगे, जैसे 1 रुपया नहीं लग रहा है। पैकिंग करनी पड़ती है उसका 1 रुपया लगता है, जो कि यहाँ पर ट्रांसफर करते वक्त नहीं लग रहा है, तो उस केस के अंदर उससे उतना अमाउंट क्या कर देंगे, कम कर देंगे। भाई 10 रुपए में जो है वो मैं सेल कर पा रहा हूँ मार्केट के अंदर, ठीक है, लेकिन उसमें मेरे 2 रुपए का खर्चा लगता है। यहाँ पर जो है मैं अगर ट्रांसफर करूंगा तो उस केस के अंदर ये 2 रुपए का खर्चा नहीं लगेगा, तो मैं कितने में ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, 8 रुपए में तैयार करने के लिए ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। क्योंकि से देखो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा क्या रहेगी, सेल प्राइस पे जो है मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस जो वो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। क्यों? क्योंकि एक फेयर प्राइस है, मार्केट में इतने में बिक रहा है, डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई सो लाइकली टू बी अनबाइस्ड, इसमें अनबाइस्ड रहेगा। मार्केट प्राइस जो मैनुपुलेट नहीं कर सकते आप, जो वो इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते, और प्राइसिंग जो कॉम्पिटिटिव है उसकी वजह से डिविजनल जो है वो परफॉर्मेंस अपन अच्छे तरीके से इवेल्युएट कर पाएंगे। भाई मार्केट के अंदर 10 रुपए में बिक रहा है, अब उसने 8 रुपए में बनाया तो उसका 4 रुपए का प्रॉफिट दिखेगा भी, कल को वो 7 रुपए में अगर बना देगा तो उसके इसके अंदर उसका 5 रुपए का प्रॉफिट जो वो भी दिखेगा। क्योंकि जो सेल प्राइस है वो फेयर है, मतलब ट्रांसफर प्राइस जो है वो फेयर है, तो उस केस के अंदर परफॉर्मेंस जो इवेल्युएट होगी वो करेक्टली होगी। जहां डाउट आए वहां पर रुकवा दीजिएगा ना। डिसएडवांटेज, वो कह रहा है कि कई बार जो मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है वहां पर ये काम का नहीं है। जैसे कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी मार्केट प्राइस जो वो बहुत ज़्यादा चेंज होती है, तो वहां पर ये काम का नहीं है, और मार्केट प्राइस में नॉट बी अवेलेबल फॉर इंटरमीडिएट गुड्स। कुछ ऐसे गुड्स भी है जो कि इंटरमीडिएट प्रोसेस के अंदर है, मतलब कि उनके ऊपर कुछ काम हो रखा है और कुछ काम बाकी है, तो उनके लिए मार्केट प्राइस अवेलेबल ना भी हो। अब इसमें कुछ एक तरीका ये भी किया जाता है, शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटिव टू कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। उन्होंने क्या किया, इसने कहा कि डिपार्टमेंट ए को कहा कि भाई इस पे काम कर, जैसे प्रोसेस ए ने उसमें क्या किए 10 रुपए लगे, फिर प्रोसेस बी ने उसके ऊपर जो वो 20 रुपए लगे, फिर प्रोसेस सी आया और सी ने उसके ऊपर क्या किए 15 रुपए लगे, और इनकी टोटल कॉस्ट बनी 10, 20, 30, 40 और 45, और ये उन्होंने मार्केट के अंदर जो दे दिया, सेल कर दिया इन्होंने 60 रुपए पे। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ, 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो उन्होंने क्या किया, इस 15 रुपए को इन तीनों में बांट दिया। किस रेशियो में बांटा, उन्होंने जो वैल्यू ऐड की, वैल्यू मतलब कि जो उन्होंने कॉस्ट इनकर की, तो इसको कितना दे देंगे कि 15 × 10, तुमने कॉस्ट कितनी लगाई 10 लगाई, टोटल 45 में से, तो इतना प्रॉफिट तुम्हारे हिस्से, 15 × 20 डिवाइडेड बाय 45, इतना प्रॉफिट तुम्हारे हिस्से, और 15 × 15 डिवाइडेड बाय 45, इतना तुम्हारे हिस्से। समझ आ रही बात? तो ये इस तरीके से भी किया जा सकता है। ये एक अल्टरनेटिव है मार्केट प्राइस मेथड का, जिसके अंदर क्या होगा, प्राइमरी एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट इट इज अलोकेट प्रॉफिट बेस्ड ऑन द प्रपोर्शन ऑफ वैल्यू, या फिर जैसे वैल्यू यहाँ पर क्या है, कॉस्ट इनकर्ड बाय ईच डिपार्टमेंट एडिशन टू प्रोडक्ट इन द टर्म ऑफ कॉस्ट। इसमें जितना भी प्रॉफिट होगा वो क्या कर देंगे, इनमें इस तरीके से बांट देंगे। ठीक है, कॉस्ट बेस्ड जो भी ट्रांसफर प्राइस है, कॉस्ट के अंदर क्या होगा, कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस मे बी यूज्ड व्हेन इट इज when the management wants to benchmark performance with the cost target set within the company, or may be an alternative when market price for the goods cannot be। देखो अब ये कह रहा है कि भाई पहली बात ये लिखिए कि भाई शेयर बेस्ड वाला रिपीट करें, इनको कहा कि ये काम करो, तुम तो अपना अपना काम करो, तुम्हारा जो काम है वो करते रहो। उसने कहा कि ठीक है, प्रोडक्ट ए, सॉरी प्रोसेस ए ने 10 रुपए लगाए, प्रोसेस बी ने जो वो 20 रुपए लगाए, प्रोसेस सी ने जो वो 15 रुपए लगाए, तो टोटल कॉस्ट जो वो आपकी लगी 30, 40, 45। ठीक है, और सेल प्राइस जो है मार्केट के अंदर आप उसे बेच पा रहे हो 60 रुपए में। तो
टोटल जो है वो आपका 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इस 15 रुपए के प्रॉफिट को क्या कर दो, इनके जो इन्होंने वैल्यू ऐड किया, मतलब कि जो जो कॉस्ट इन्होंने लगाई उस प्रपोर्शन में बांट दो। तो इसको कहा कि टोटल कॉस्ट 45 में से 10 तुमने लगाई है, तो 15 में से 10 डिवाइडेड बाई 45, इतना हिस्सा तुम्हारा। ठीक है, और इसको कहेंगे 15 × 20/45 तुम्हारा, और इसको कहेंगे 15 × 15/45 तुम्हारा। ठीक भाई, समझ आ गया ये? क्या इसमें अब किसी को डाउट है? ओके, इसके बाद में कॉस्ट बेस्ड। अब देखो, पहली बात तो ये कॉस्ट बेस्ड करेंगे क्यों? सबसे बेस्ट जब मार्केट प्राइस वाला मेथड है तो वो ही करना चाहिए, लेकिन ये फिर क्यों करेंगे? तो ये दो कारण से करते हैं। एक बार तो क्या, एक तो क्या कारण हो सकता है, मैनेजमेंट जो क्या करना चाहता है, बेंचमार्क परफॉर्मेंस जो वो सेट करना चाहता है, मतलब कि भाई ये जो प्रोडक्ट है वो मान लीजिए 10 रुपये में तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो उस केस के अंदर अगर 10 रुपये से वो ज़्यादा लगाएगा तो उस केस के अंदर जो है वो डिपार्टमेंट जो वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो एक तो इस तरीके से अगर मैनेजमेंट चाहता है कि भाई उनको एक तरीके से बेंचमार्क दे दें, मतलब कि उनको एक तरीके का टारगेट दे दें कि भाई इतने में आपको बनाना है, उस तरीके से जब काम करवाना चाहते हैं तब ये मेथड जो वो यूज करते हैं। या फिर जब मार्केट प्राइस अवेलेबल नहीं होती है तो अपन क्या करते हैं, कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस जो है वो रखते हैं। एडवांटेज क्या है? परफॉर्मेंस कैन बी बेंचमार्क टू इंटरनल कॉस्ट टारगेट, कि भाई बजट बना के दे दिया कि भाई इतने में तुम्हें जो प्रोडक्ट बना के आगे जो है वो ट्रांसफर करना है, ताकि आपको पता रहेगा कि भाई इसको 10 रुपये में बनाना था, इसने 11 में बनाया या इसने 9 रुपये के अंदर बनाया है। इंफॉर्मेशन जो मोर इजीली अवेलेबल एज कम्पेयर टू मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, मार्केट के अंदर चेक करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर जो आपको कॉस्ट के डाटा आपके पास ही अवेलेबल है, तो और ज़्यादा आसानी से जो है वो आप पता कर पाओगे। डिसएडवांटेज क्या है? सब्जेक्टिव मेथड सिंस इट कैन बी मैनुपुलेटेड। जैसे आप कई बार दुकान के अंदर जाते हो, आपने कहा कि इसको जो 500 रुपये में दे दो, तो वो दुकान वाला क्या कहता है, तुम अटापर रिसोगन, इतना मैं तो घर में ही नहीं पड़ रही हूँ। अब वो क्या बता रहा है, अपनी कॉस्ट जो वो क्या कर रहा है, चेंज कर सकता है। कॉस्ट कितनी बताएगा, वो जितने में बताना चाहे उतने में बता सकता है। तो कॉस्ट जो मैनुपुलेटेड हो की जा सकती है। सप्लाइंग डिपार्टमेंट जो ये कह सकता है कि भाई मेरे को इतनी कॉस्ट नहीं, इतनी कॉस्ट जो वो लग रही है। तो इस तरीके से क्या किया जा सकता है, कॉस्ट के साथ जो छेड़खानी की जा सकती है। डिसीजन विद द लोअर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में गेट लिटल इंसेंटिव। अब उसके बाद में अब इसको समझ आया कि भाई ट्रांसफर कितने पे होगा, कॉस्ट पे होगा। अब कॉस्ट कम करेगा तो उसकी ट्रांसफर प्राइस कम होगी, तो उसमें उसको फायदा ही कुछ नहीं है। तो वो कहेगा कि मारने दो, अपन ट्रांसफर प्राइस जो है वो कॉस्ट जितनी लगे उतनी लगे, अपने तो जितनी कॉस्ट लगेगी उतनी अल्टीमेटली ट्रांसफर प्राइस रहेगी। तो उसको जब कॉस्ट कम कर रहा है, उसको कोई ज़्यादा इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, तो फिर वो क्यों ही कोशिश करेगा। समझ आ रही बात भाई? मैनेजर जो मोटिवेट क्यों रहेगा, अगर उसको कुछ प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा है और कॉस्ट कम कर रहा है, तो उसकी ट्रांसफर प्राइस भी कम हो रही है, तो फिर वो मोटिवेशन भी उसका मर जाएगा। ठीक है, मार्जिनल बेस्ड ट्रांसफर प्राइस, ट्रांसफर प्राइस जो मार्जिनल कॉस्ट पे होगा, ये तब ज़्यादा काम का है जब उसके पास एक्सेस कैपेसिटी है सप्लाइंग डिपार्टमेंट के पास, तो वो इस पे राजी हो जाएगा। परचेजिंग डिवीजन जो उसको फायदा मिलेगा लोअर प्राइस का, उसको सस्ते में प्रोडक्ट जो वो मिल रहा है। डिसएडवांटेज जो है, ईच यूनिट ऑफ इंटरनल ट्रांसफर विल रिजल्ट इन ए लॉस एट अपॉर्चुनिटी फिक्स्ड कॉस्ट पर अपॉर्चुन सॉरी अप्रोक्सीमेटली फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। वो कह रहा है कि जितना वो इंटरनल ट्रांसफर करेगा, जितना भी वो इंटरनल ट्रांसफर करेगा, उतना उसको क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है। भाई बाकी वालों से तो बाहर तो वो सेल करके जो है कंट्रीब्यूशन के रूप में जो फिक्स कॉस्ट कवर कर रहा है, यहाँ पर जो सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर वो पोर्शन जो कवर हो ही नहीं रहा है, तो उतने का लॉस जो इसको बनेगा। और सीधी सी बात है, बेचारा मार्जिनल कॉस्ट पे अगर करेगा तो उसको मिलेगा ही क्या आखिर? जितने पे बना रहा है उतने पे जो वो आगे ट्रांसफर कर रहा है, तो इसको तो कुछ, सप्लाइंग डिपार्टमेंट वाले को तो कुछ जो मिलेगा ही नहीं। परचेजिंग डिपार्टमेंट वाले को मार्जिनल कॉस्ट वाले में मजा आएगा, वो कहेगा बहुत सस्ते में मिल गया। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस, मैनेजमेंट जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो वो स्टैंडर्ड सेट कर दे और उसके हिसाब से जो ट्रांसफर प्राइस जो वो रखी जाए। परफॉर्मेंस इवेल्यूशन कैन बी डन अगेंस्ट बजटेड कॉस्ट टारगेट। उनको कह दिया कि भाई इतने में जो तुम्हें बनाना है और इतने में ट्रांसफर करना है।
तो बजटेड डाटा होंगे, एक्चुअल डाटा होंगे, कंपैरिजन किया जाएगा और बेटर जो है वो अंडरस्टैंडिंग होगी कॉस्ट के वेरिएंसेस के जरिए कि भाई कितने पे बनाने को कहा था, कितने में बनाया, ज़्यादा लगाया कम लगाया, वो सारा का सारा बना पाएगा। इनेबल्स मैनेजर टू टेक करेक्टिव एक्शन टू, और मैनेजर को कौन से वाले में? इनेबल्स मैनेजर टू टेक करेक्टिव एक्शन, और जब उसे पता चलेगा, इन कॉस्ट बेस्ड मेथड में 4 मेथड बनते हैं। देखो ये जो लिखा गया है ना, इसमें चारों मेथड, ये तो चारों मेथड में से कोई भी हो सकता है कॉस्ट बेस्ड के अंदर। मार्जिनल भी हो सकता है, मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड भी हो सकता है। ये तो ओवरऑल जो है कॉस्ट बेस्ड जितने मेथड है उन सब के बारे में लिखा गया है कि जो भी कॉस्ट बेस्ड मेथड है ना वो सारे। अब इसमें हो सकता है कि आप मार्जिनल पे ट्रांसफर करें, हो सकता है कि आप जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट पे करें, हो सकता है कि आप फुल कॉस्ट पे करें, या हो सकता है कि फुल कॉस्ट प्लस जो आपका मार्कअप है उस पे करें। समझ पा रहे हो बात? ठीक है, तो वहाँ जो कॉस्ट बेस्ड मेथड लिखे हैं ना उसका मतलब कुछ भी हो सकता है इन चारों में से। ठीक है, परफॉर्मेंस इवेल्युएट की जा सकती है। डिसएडवांटेज क्या है? प्रॉफिट परफॉर्मेंस मेजरमेंट इज सेंट्रलाइज्ड एंड कैन नॉट बी मेजर्ड फॉर द इंडिविजुअल डिसीजन। अब जो है अल्टीमेटली जो भी स्टैंडर्ड वगैरह बनाए जाएंगे वो सारे के सारे किसके, कौन बनाएगा? टॉप मैनेजमेंट बनाएगा। तो अल्टीमेटली परफॉर्मेंस की मेजरमेंट होगी वो सेंट्रलाइज्ड होगी, भाई ओवरऑल हमारा स्टैंडर्ड इतने थे और उसके अगेंस्ट में एक्चुअल में डाटा इतने रहे। तो इंडिविजुअल डिवीजन के बेचारे की जो है वो क्या हो जाती है, वहां पर आइडेंटिटी एक तरीके से खत्म हो जाती है। क्योंकि अब स्टैंडर्ड उन्होंने सेट कर दिया 10 रुपए, अगले साल उन्होंने सेट कर दिया 9 रुपए में बनाओ, तो फिर उसका कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? 9 रुपए के साथ। अगर अगले साल उन्होंने 8 रुपए जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया तो उनका कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? 8 रुपए के साथ हो रहा है। तो अल्टीमेटली जो सेंटर है जो डिसाइड कर रहा है स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से इवेल्यूशन होता है। समझ आ रही बात? तो प्रॉफिट परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो वो क्या हो जाएगी यहाँ पर, सेंट्रलाइज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका एक पार्ट जो वो ट्रांसफर प्राइस जो है वो कौन डिसाइड कर रहा है? टॉप मैनेजमेंट जो वो डिसाइड कर रहा है। क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट कौन डिसाइड करेगा? वो करेगा। फुल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर में प्राइस जिसके अंदर क्या करेगा, फुल कॉस्ट के अंदर क्या करेगा, इंक्लूड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस शेयर ऑफ अदर कॉस्ट, जो भी वैल्यू चेन के लगते हैं वो सारे के सारे जो कॉस्ट जितनी भी लगती है वो सारी की सारी वो चार्ज करेगा। जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के खर्चे वगैरह, जितना एक प्रोडक्ट के लिए ओवरऑल उसको पूरी कॉस्ट लगती है ना, वो सारी की सारी क्या करेगा यहाँ पर जो वो चार्ज करेगा आगे वाले से। सप्लाइंग डिसीजन, कोई तरीके का लॉस नहीं होगा क्योंकि जितनी कॉस्ट लग रही है वो पूरी की पूरी रिकवर कर रहा है। और डिसएडवांटेज क्या है? सप्लाइंग डिवीजन के पास कोई प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ जो है वो हाँ सब कुछ कवर करेगा, यहाँ जो है वो कुछ भी नहीं छोड़ेगा, फुल कॉस्ट के अंदर कुछ भी नहीं छोड़ेगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ तक कि उसकी लगेगी भी नहीं यहाँ पर इंटरनल ट्रांसफर में, लेकिन वो भी जो कवर करेगा। सॉरी सॉरी, माफ कीजिएगा ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर उसकी लगेगी तो ही कवर करेगा ना वैल्यू चेन की बाकी जो भी बनती है, या फिर जो वो एक तरीके से अपॉर्शनमेंट जितना बनता है, जितना एब्जॉर्प्शन बनता है उतना ही जो फिक्स कॉस्ट का जो है वो करेगा। क्लियर है? समझिएगा ये जो क्या कहना चाह रहा है, फुल कॉस्ट वाला क्या कह रहा है कि इसको जितनी कॉस्ट लगेगी ना वो सारी की सारी कॉस्ट जो क्या करेगा आगे वाले से चार्ज करेगा। जितनी भी इसकी कॉस्ट लगेगी ना वो सारी की सारी जो है आगे वाले से चार्ज करेगा। उसकी मार्जिनल कॉस्ट हो गई, फिक्स कॉस्ट जो है एब्जॉर्व करता है वो हर यूनिट से जिस तरीके से करता है वो करेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो खर्चे लगे जो कि हर यूनिट्स में थोड़ा थोड़ा जो ऐड करता है, अपोर्शन करता है, बांटता है, उसका जितना लगेगा वो भी जो इससे क्या करेगा चार्ज करेगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का उसका टोटल जो खर्चे लगेंगे वो भी क्या करेगा, उसको भी क्या करेगा सब में बांटेगा, तो उसका भी कुछ पार्ट जो वो यहाँ भी कवर करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के जितने टोटल खर्चे लगेंगे उसको भी क्या करेगा डिवाइडेड बाय कितनी यूनिट है उसके हिसाब से उतना पोर्शन जो वो इस यहाँ भी कवर करेगा। जैसे समझिएगा, जैसे इसके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो
10,000 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। और यूनिट्स जो है वो कितनी है इसकी, 10,000 है। तो ये क्या करेगा, हर यूनिट पे 1 रुपया जो वो चार्ज करेगा। अब 10,000 में से, यूनिटों में से मान लीजिए ये जो 10,000 है वो सिर्फ 6,000 यूनिट है जो बाहर बेची, उन्हीं पे जो ये लगे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ये जो ट्रांसफर हुए उनके ऊपर भी 1 रुपया जो चार्ज करेगा। समझ आ रही बात? तो अल्टीमेटली इसकी जो भी कॉस्ट लगेगी ना, वो सारी की सारी वो क्या करेगा, आगे वाले से रिकवर करेगा। अब क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, बहुत ज़्यादा चांस है कि क्वेश्चन यही बने कि सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है, तो वो उसमें मार्केट प्राइस वाला ही आएगा। बाकी किस में जो प्रॉफिट बनेगा, किस में प्रॉफिट नहीं बनेगा, वो सारी चीज़ें आपको समझ आ ही जाएगी। क्योंकि अगर वो सिर्फ कॉस्ट ही ले रहा है तो प्रॉफिट उसका आएगा नहीं, अगर कॉस्ट के अलावा कुछ और ले रहा है तो उसके इसके अंदर उसका प्रॉफिट आएगा।